हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया, जिसमें कि आपके साथ मैं प्रेजेंट हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इस टाइम पे सेक्शन 1 जनरल नॉलेज। और ये क्वेश्चन पेपर 2-3 साल पहले का है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। सो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और जो भी अगर मेरे द्वारा कोई गलत नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दें कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। और जो ऋग्वेद है हमारा, इसमें जो है 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं। और जो यजुर्वेद है ये दोनों में रचा गया है, जैसे गद्य और पद्य। सामवेद से पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये है संगीत से रिलेटेड। और अथर्ववेद है, और ये अथर्ववेद जो ये हमारा है जादू टोनों से रिलेटेड, पवित्र जादू ऐसा है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें विश्वास रखा जाता है इसके इस ग्रंथ में, वेद में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ हमारा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो ये अभी क्वेश्चन प्रीवियस जो अभी एग्जाम हुआ है कॉम्पिटिटिव का, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन की वेद का अर्थ क्या है। तो यहाँ से भी बन सकता है प्रश्न कि वेद का क्या अर्थ है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो अर्थशास्त्र के रचयिता थे ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा, विष्णुगुप्त जी। तो विष्णुगुप्त जी है, जो इनका नाम चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दास वंश की स्थापना संस्थापक किसे माना जाता है, तो दास वंश है जो इसके संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी हमारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दास वंश है उसकी स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, और 1210 तक इसने अपना शासन चलाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। जैसे यहाँ से जैसे रज़िया बेगम है, तो ये पहली महिला शासक थी, मुस्लिम महिला शासक थी, और इल्तुतमिश की बेटी थी। बलबन इनके बाद, रज़िया के बाद बलबन ही एक शक्तिशाली राजा था माना जाता है। और आगे देख लेते हैं, राशन कार्ड प्रणाली किस सुल्तान ने चलाई थी, तो राशन कार्ड प्रणाली चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास रहेगा ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। और जो अदर ऑप्शन है जैसे ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन इसकी शुरुआत करी थी। और अकबर है जो उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में, और जजिया कर भी समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट है हमारे पास कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, फ्रांस से थे ये। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गीतांजलि की रचना किसने की थी, तो गीतांजलि की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इनके इस उपन्यास के लिए 1913 में। आगे पूछा गया है कि स्वेज नहर किस वर्ष व्यापार के लिए खोल दी गई थी, तो यहाँ से ऑप्शन बी रहेगा, स्वेज नहर। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, नवंबर में खोली गई थी। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्लोगन है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो ये किसने दिया था नारा, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन सी यहाँ से होगा। आगे है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका गठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा जी थे। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत के डैश राज्य के रूप में उभरा था, तो ऑप्शन डी 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का। नेक्स्ट है अंद्रेटा, अंद्रेटा प्रसिद्ध है, अंद्रेटा इज़ फेमस फॉर, तो अंद्रेटा है जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, और शोभा सिंह आर्ट गैलरी पालमपुर है, पालमपुर में स्थित है, कांगड़ा के पालमपुर में। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश गोबिंद सागर लेक है। और ये भी जो ऊपर है पोंग और पंडो, ये भी क्या है, मैन मेड रिवर्स लेक्स हैं। और जो गोबिंद सागर है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पोंग डैम है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और पंडो है मंडी में। पंडो सबसे छोटा है मैन मेड लेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
14th क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील किन्नौर जिले में है। तो किन्नौर जिले की डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है, सॉरी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की झील के बारे में पूछा गया है। तो किन्नौर में नाको और सोरंग झील पाई जाती है। ऑप्शन डी रहेगा। सूरजताल और चंद्रताल ये दोनों लाहौल स्पीति की है, और जो कुमारवा है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की है। तो 14th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रह जाएगा ऑप्शन हमारे पास डी नाको, और दूसरी है सोरंग। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइम पे। अभी तो कम्पीट लेवल के अगर देखें तो बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला चोटी, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और जिसकी हाइट है 7,026 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। और जो ये है आगे किन्नर, कैलाश, शिप्की और लियोपार्जिल, शिप्की और लियोपार्जिल ये भी किस में है, किन्नौर में है, और शीला चोटी भी किन्नौर में है। नेक्स्ट है कि गांधी जी पहली बार जो है शिमला कब आए थे। तो गांधी जी ने शिमला आने का पहले बार प्रयास किया था ऑप्शन सी 1921 में, और 12 मई 1921 में ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आए थे। आगे है ऑप्शन हमारे पास कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो जो हमारे पास है उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के पे, जैसे कि व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। तो रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस ये है 60 ईयर्स, सॉरी 62 होगा यहाँ से 62 ऑप्शन सी। और अगर करें सुप्रीम कोर्ट की तो वो होती है 65। क्या, और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित कर दिया गया था। तो ये किया गया था जब हमारा 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, उस टाइम पे इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन इसका यहाँ से रह जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1978 में 44वां संशोधन। आगे है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और मैकमोहन रेखा किस राज्य से मैकमोहन रेखा से किसका संबंध है। तो मैकमोहन रेखा है जो ये है भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के मध्य में होगी रेडक्लिफ। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेट सेंटर जॉइंट सेक्टर 750 मेगावाट लोहरी हाइडल प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट शिमला इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये बनाया गया है सतलुज रिवर में, सतलुज रिवर के ऊपर। और 22 देख लेते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद है हमारे पास 23 की हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन सी होगा हमीरपुर जिला, जिसका कि कुल क्षेत्रफल है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए 30 ईयर्स, 30 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। और इस तरह से 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए राष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए। तो इस क्वेश्चन का 24th क्वेश्चन का कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 30, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राज्य प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राज्य प्रशिक्षण संस्थान जोगिंदर नगर, जो कि मंडी में है, वहाँ पर सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेक्शन बी, जो कि मैथमेटिक्स का सेक्शन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो यहाँ से ऑप्शन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा मैथ्स का। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से बी ऑप्शन रहेगा यहाँ से। और नेक्स्ट है कि इफ़ 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 35% ऑफ वाई देन एक्स रेशो वाई एक्स वाई इज़। तो यहाँ से इसका ऑप्शन हमारे पास डी रहेगा 7:4। नेक्स्ट है कि इफ़ एस पी ₹84 एंड परसेंटेज गेन इज 20% देन कॉस्ट प्राइस देन दैट इज इक्वल टू ₹70। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा।
आगे है क्यूब रूट की बात की गई है, तो क्यूब रूट का एक ट्रिक भी होता है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास थ्री डिजिट को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट 3 है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसका क्यूब 3 आता है। तो 7 का क्यूब जब हम करते हैं तो लास्ट डिजिट हमारी यूनिट डिजिट है जो 3 आती है, और आगे वाला है जो 19 है, ये देखिए कि इसका किस टर्म का क्यूब 19 से आगे नहीं जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो वो जाता है 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8। तो और अगर इससे ज़्यादा करें 8 टू ज़ 16, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 27 का क्यूब रूट है 19683। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन ए है पॉइंट जिसके पॉइंट्स है x एंड 4 एंड बी पॉइंट है 3 एंड 1 इज 5, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 5, देन x इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ x है जो हमारी वो आएगी हमारी -1 और 7। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जो फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस का, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू जो पॉइंट्स है हमारे, जैसे ए का पॉइंट है x एंड 4, बी का पॉइंट है 3 एंड 1, तो हमारे पास ये होता है x1 y1, जैसे ए है x1, ए के पॉइंट x1 y1 और बी के पॉइंट है x2 y2। तो यहाँ से निकल जाता है कि हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है कि डिस्टेंस तो हमें 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और x2 हमारे पास b से, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये है बी एलिमेंट है इसमें x2 3 है, और जो ये है a एलिमेंट इसमें x है, x1 है, x के इक्वल, तो ये मेरे पास आया है यहाँ से 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस आगे है हमारे पास ये जो है 1 माइनस 4 होगा, तो ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स आर, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम ऑफ मेजर कितना होगा, तो सम ऑफ मेजर होगा 180। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। दो संपूरक कोणों का जॉग की बात करें तो वो 180 होता है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो वो 90 होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अगर वैसा पूछा गया हो। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। आप यहाँ से देख सकते हैं, मे बी मैंने कुछ सॉल्व किया हो यहाँ से, तो यहाँ से आप देखें हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, देन 4 इंटू साइड होगा हमारे पास, ए कंसिडर कर लिए दैट इज इक्वल टू 16, तो ए हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से एरिया फाइंड आउट करना है तो वो होता है हमारे पास साइड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करके हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। The middle most observation of the statistical data have value is called, तो मीडियन मोस्ट जो हमारे पास होती है सांख्यिकी आंकड़ों के बीच सर्वाधिक मान को क्या कहा जाता है, तो मोड कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा, बहुलक कहते हैं उसे। नेक्स्ट है हमारे पास यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 234। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 234। नेक्स्ट पूछा गया है कि वन ए डाइस इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स, तो जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो मैक्सिमम आउटकम्स हमारे पास 6 होती हैं, और 6 कितने कहाँ से कहाँ तक किया, क्योंकि जो हमारे पास है उसके ऊपर जस्ट 1 to 6 नंबर ही लिखे होते हैं, तो आउटकम्स भी 1 to 6 ही आएंगी, तो इस तरह से ऑप्शन बी होगा 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से ही कोई संभावित वो होगा परिणाम होगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास the place value of 0 in 188.09 then it is equal to D, ऑप्शन डी 10वां का स्थान, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, अब यहाँ से पूछा गया है कि 37 में है इफ 9 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 पावर x देन 8x पावर x इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 2 मिलेगा, क्योंकि आपको पहले तो पावर्स कंपेयर कर लेनी है। कंपेयर करके पहले तो आपको इनका जो बेस है सभी तरफ, जैसे 9 है सभी को बेस फॉर्म में ले आना है, जैसे इधर भी थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, तो जब करेंगे तो उसके बाद आपने जस्ट पावर्स कंपेयर करनी है और वहाँ से आंसर निकल जाएगा।
x की वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से x की वैल्यू निकलने के बाद आपको यहाँ पुट करना है 8x पावर x में, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी डायगनल्स और ट्राइगनल हैव, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल होती है, जो ये हमारे पास ट्राइंगल थोड़ी बेकार सी बनी है, अगेन आई विल ट्राई। ये 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक भी डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास डायगोनल होता है, बट हम ट्राइंगल में इस तरह से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ से मीडियंस क्रिएट कर सकते हैं ट्राइंगल में, जैसे ये मीडियंस क्रिएट कर सकते हैं ट्राइंगल में। तो हमारा इस प्रकार इसका आंसर होगा ए, 0 डायगोनल। ट्राइंगल के पास कोई डायगोनल नहीं होता है। नेक्स्ट पूछा गया 2520 पावर 0, तो जब भी किसी भी टर्म की पावर 0 आती है तो हमेशा दैट इज इक्वल टू 1, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट है इफ 2x माइनस 5 लेस देन 5x प्लस 7, देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2x माइनस 5, यहाँ से देख सकते हैं लेस देन 5x माइनस 7, सॉरी प्लस 7, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं 2x माइनस 5x को, और 5 को दूसरी तरफ लिख के जा सकते हैं। आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, x दैट इज ग्रेटर देन -4। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एलसीएम, सॉरी एल हमारे पास सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड एम इज अनदर सेट हैविंग एलिमेंट्स 2 5 7 एंड 9, देन इन दोनों के बीच की इंटरसेक्शन पूछी गई है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। तो आप दोनों में देख सकते हैं कि कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो L है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड M हैज़ 2 5 7 9, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन है दोनों में, और दूसरा देखें तो एक तो 2 कॉमन है और दूसरा कौन सा है, 5 कॉमन है। तो आपके पास इंटरसेक्शन दोनों की कौन सी आ जाती है, 2 एंड 5, तो L इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू 2 5, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए 42 है इफ 9 पावर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 27 पावर 5x प्लस 1, तो सबसे पहले इन दोनों का बेस सेम करिए कि जैसे 9 है, 9 किसका हो सकता है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर के ऊपर पावर चला जाएगा 3x प्लस 2, इस तरह ये हो जाएगा 3 का क्यूब 5x प्लस 1, पावर्स को मल्टीप्लाई करिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट 1/9, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे है यहाँ से रूट ऑफ p प्लस रूट ऑफ q इज इक्वल टू 16 एंड रूट ऑफ p माइनस रूट q इज इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ p अपॉन q, तो वैल्यू ऑफ p अपॉन q ये होगी हमारी ऑप्शन बी 9। आप यहाँ से भी देख सकते हैं सॉल्व किया हुआ है थोड़ा। इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज सेम देन इट्स रेडियस इज, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को इक्वल रखिए और यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द sphere that is equal to 4/3 pi r cube and the wall surface area of the sphere that is equal to 4 pi r square, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 यूनिट आता है, ऑप्शन बी, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास है क्वेश्चन कौन सा, सॉरी 46 है इफ 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 56 डेज देन इन हाउ मैनी डेज कैन 32 मैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो कंप्लीट द सेम वर्क यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, m रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को और जो हमारे पास d है ये रिप्रेजेंट कर रहा है d को। तो आपके पास m1 आप हमारा 12 इंटू 56, क्योंकि जो हमारे पहला है 12 कंप्लीट करते हैं एक काम को 56 डेज में, और जो सेकंड है 32 का पूछा गया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ एक्स शॉन इन द फिगर इज, तो आप देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें ये दोनों इंटीरियर एंगल दिए गए हैं और ये है एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास जब इस तरह की ट्राइंगल होती है तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल है हमारे पास 50 प्लस एक्स, तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110, तो 110 में से जब हम माइनस करेंगे 50 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज इक्वल टू 60, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी 60। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टावर। तो ये सारे क्वेश्चन 6 to 10th के
10th क्लास का लेवल ही था, उसमें से ही पूछे गए हैं, बाकी कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। जिन्होंने वो बुक्स पढ़ी होंगी मैथ्स की 6 to 10th, वो इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकता है। तो यहाँ से देखिए मैंने फिगर ड्रॉ की है कि according to question and the angle of the elevation of the top of the tower from a point 20 meter away from its base is 45 degree. What is the length of the tower? तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है ये हाइट कर रहा है टावर की रिप्रेजेंट, और ये एलिवेशन से कितना एंगल बनाता है 45 जो आप देख रहे हैं, और जो यहाँ से है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 20 मीटर अवे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर tan थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 बन रहा है यहाँ पर, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास x, और जो हमारे पास बेस है वो है 20। तो इस तरह से जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है 20 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर वी हमें मिल जाती है 20 मीटर, ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारे पास इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 4500 फॉर 2 years इज रुपीज 750, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो आप सिंपली पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल लगाए, देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो आपको मिलेगा 81/3%, ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासिस अ प्लेटफॉर्म ऑफ द लेंथ 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप पाएंगे कि 5 मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड, आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी हिंदी का है, तो यहाँ से पूछा गया है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो व्याकरण की दृष्टि से उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा गया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है कि मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पेट में दाढ़ी होना, तो इसका मतलब है छोटी आयु में बहुत ही ज़्यादा चालाक होना, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। थर्ड पूछा गया कि अपशगुन में कौन सा उपसर्ग है, तो अपशगुन में अप उपसर्ग होना चाहिए। आप देखिए कि अप कौन सा शब्द में आता है, तद्भव में आता है, विदेशज में आता है, या फिर देशज, या फिर तत्सम में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कामकाज में कौन सा समास है, तो कामकाज में द्वंद्व समास है। और स्वागत में कौन सी संधि है, स्वागत में हमारे पास है सु प्लस आगत, डी ऑप्शन रहेगा यहाँ से। अलंकार का कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है, तो अलंकार हमारा पर्यायवाची शब्द है, आभूषण को भी अलंकार कहा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट है कि यहाँ से आप देखिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 58, सुर सारावली किस काल की रचना है, तो सुर सारावली भक्ति काल की रचना है, और यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, निम्न में से कौन सा अलंकार है, तो जब भी एक ही शब्द का बार बार उपयोग किया जाता है, जैसे खड़क सिंह, खड़कने, खड़कती, खड़कियाँ, खड़कने, खड़कता, खड़क सिंह, तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विशेषण है, विशेषण वाक्य आपको दिया गया है इस साल कम उपज हुई है, तो इस साल कम उपज हुई है ये क्या बता रहा है, हमें एक परिणाम दे रहा है कि इस साल कम उपज हुई है, तो ये एक परिमाणवाचक है। नेक्स्ट है प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। आगे है कि स्टिक शब्द से, मतलब जो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनको फिल करके आपको एक सेंटेंस बनाना है जो कि शुद्ध सेंटेंस हो। तो राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ देखकर मन में डैश होता है, तो क्या होता है, संदेह होता है कि पता नहीं क्या हो गया है। और आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, पद्मावत की रचना किसने की थी, तो पद्मावत की रचना यासी ने की थी, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आपने देखी भी होगी पक्का। और 64 है किस रस की अभिव्यक्ति को सूरदास संसार का सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए श्रृंगार। और कबीरदास जी की भाषा कैसी थी, ऑप्शन बी होगा सुधकड़ी और पंचमेल। नेक्स्ट है निराला जी का पूरा नाम क्या, त्रिपाठी निराला जी इनका पूरा नाम था, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, उसने कहा था इनकी प्रसिद्ध कहानी थी सुविख्यात। और इन्हीं कहानियों के बाद जो मुंशी प्रेमचंद जी थे और अन्य
साहित्यकार थे, उन्होंने भी कहानियाँ वहाँ से निकलनी स्टार्ट हो गई थी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कारक है? विराट कोहली गेंद से खेल रहा है, तो आपको कारक पता होने चाहिए कितने हैं। तो कर्ता ने करण को करण से, तो यहाँ से बी ऑप्शन होना चाहिए, करण कारक। और अपदान कारक में भी से होता है, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है कि किसी से जुदाई, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो उस सेंटेंस में अगर पूछते कि से, तो यहाँ से तब होना था अपदान कारक, बट इसमें हमारा होगा करण कारक। निम्नलिखित जोड़े दिए गए आपके पास, इसमें से आपको बताना है, क्योंकि जायसी ने लिखी थी पद्मावत और कबीरदास जी ने लिखा था बीजक, तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस, और जो सूरदास है इनका पता नहीं क्या लिखी, तो आप इसका सही आंसर बताना मुझे कि क्या है। आगे है हमारे पास कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई वन है। और उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। समय की दृष्टि से कितने भेद हैं, तो ये भी 2 होगा हमारे पास इसका आंसर भी। और नेक्स्ट है कि संधि के अंतर्गत पनघट शब्द की संधि विच्छेद का सही रूप से चयन करें, तो इसका ऑप्शन ए होगा पानी प्लस घाट, पनघट पानी प्लस घाट। आगे मेघ शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द समूह का चयन करें, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर बादल घन और जलधर, ये मेघ शब्द का पर्यायवाची है। तीनों शब्द आगे पूछे गए। गोदान के रचयिता कौन है, तो गोदान के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी, तो ऑप्शन ए रहेगा। तो ये हमारे पास 75 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसका सेक्शन डी होगा इंग्लिश का, वो मेरे पास नहीं है, तो आपको मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और होगी भी, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो आपके लिए ऑल दी बेस्ट, और तैयारी करते रहिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।